नमस्कार दोस्तों, आईआईएफएल मार्केट्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता पापरीवाल और आज हमारे साथ हमारी लीडर स्पीक श्रृंखला में मिस्टर विजय एल भंबानी हैं, हेड ऑफ रिसर्च बिहेवियरल टेक्निकल एनालिसिस इक्विटी मास्टर। वेलकम मिस्टर भंबानी, इट इज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म टुडे। नमस्कार श्वेता जी, and it's my pleasure and privilege to join you on your esteemed platform. Thank you for having me today. थैंक यू सर, आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले हम जब शुरुआत करती हूँ मैं आपसे, तो मैं पूछना चाहती हूँ एक जो अभी सबसे प्रेसिंग इशू है इन्फ्लेशन को लेके। लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन नंबर भी आरबीआई के कंफर्ट जोन से आगे है और होलसेल इन्फ्लेशन भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। तो इस पर आपका क्या व्यू है और आने वाले समय में करंट सिनेरियो को देखते हुए लोगों को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, जहां महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन का सवाल है, वहां मेरा मानना है कि इन्फ्लेशन की बढ़त जो है वो अभी समाप्त नहीं हुई है। द इन्फ्लेशन इज नॉट डन और स्टॉप्ड राइजिंग स्टिल। 2 या 3 कारण हैं इसके। कच्चे तेल की बढ़ती हुई कीमत, राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, और कच्चे तेल के साथ साथ नेचुरल गैस जो है, गैस के बढ़ते हुए दाम। ये दोनों ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हम कमोडिटीज के मार्केट में मल्टीप्लायर कमोडिटी कहते हैं, यानी इनका असर जो है वो कई गुना बढ़कर महंगाई दर पर हावी होता है। जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आप देखेंगे खाद्य पदार्थों, दही, दूध, सब्जी, तरकारी, अनाज वगैरह के साथ साथ आपके ऑटो रिक्शा, बस के भाड़े, कपड़े लत्ते सभी के दाम बढ़ जाते हैं। बिल्कुल मल्टीप्लाई करते हैं, इनका असर मल्टीप्लिकेशन में होता है। और आने वाले कुछ महीनों में ये हो सकता है कि कच्चे तेल और गैस के दाम और बढ़े। दूसरी बात, भारत जो है अपनी जो स्वतंत्रता जब से हमें मिली है तब से हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। यानी अगर आप ये अंदाजा लगाएं कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं या इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, तो जब से हमें आजादी मिली है हम नेट इंपोर्टर रहे हैं। तो हम जो भी विदेश से सामान मंगाते हैं, अगर हमारी मुद्रा, हमारी करेंसी जो है वो अगर थोड़ी कमजोर होती है तो वही जो चीज हम महंगाई जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो महंगी पड़ने लग जाती है। बिल्कुल। तो इसे हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं, अर्थव्यवस्था में इसे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी कि दाम उस चीज, डॉलर की परिभाषा में, डॉलर की भाषा में वो चीज का दाम वहीं पर है, लेकिन क्योंकि डॉलर रुपए के सामने महंगा हो गया, इसके लिए वही चीज यहाँ पर महंगी हो जाती है। राइट। तो इसकी वजह से आपके चाहे मोबाइल फोन हो या टीवी सेट हो या कच्चा तेल ही क्यों ना हो, हम 2/3 हमारी जो इंपोर्ट है वो तेल और गैस में सिर्फ इंपोर्ट होती है। तो अगर $100 की इंपोर्ट भारत कर रहा है तो 65 से $66 तो उसमें सिर्फ तेल और गैस हो जाती है। तो क्योंकि रुपया जो है डॉलर के सामने कमजोर हो रहा है, जैसे आज ही आप देखेंगे 75 पैसे रुपया जो है डॉलर के सामने, तो हर एक चीज जो हम भारत में मंगाते हैं बाहर से, तेल और गैस इंक्लूडेड, वो महंगी होने लगती है और हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का सामना करते हैं। ऐसे बढ़ते हुए महंगाई दर में आपको, ये मेरा मानना है कि सोने चांदी में निवेश करना चाहिए और ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहिए जो रोजमर्रा की आपकी जो खाद्य पदार्थ हैं, एफएमसीजी कंपनी आप जिन्हें कह लें, जिनकी कंजम्पशन करना पब्लिक के चॉइस में नहीं है। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप खाना खाएंगे या नहीं। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप मर जाएंगे। तो खाना बनाने वाली नेसेसिटीज, दवाइयां बनाने वाली, खाना बनाने वाली कंपनियां, जो रोज पर्सनल आइटम होती है कंजम्पशन की, वो बनाने वाली कंपनियां, उनमें आप निवेश करें, क्योंकि उनका जो कारोबार है वो तो चलते ही रहेगा, उसके बगैर और कोई चॉइस नहीं है आपके पास। पर जैसे मैंने कहा, सोना और चांदी, ये महंगाई के बढ़ते हुए दर में हमेशा से, हम 3000 वर्षों से देख रहे हैं, जब भी महंगाई दर बढ़ता है सोने चांदी के दाम भी बढ़ते हैं। तो सर कैसा एसेट एलोकेशन कैसा होना चाहिए, सोना, चांदी, इक्विटी, एफडी, ये सब में आपके हिसाब से? अब देखिए, हर एक निवेशक का जो है अपना अपना एक पैटर्न होता है। कई सारे इसमें फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आप कितना पैसा कहाँ डालेंगे। पहली बात तो यह है कि आपकी उम्र क्या है।
हाँ छोटी हाँ। उम्र के लोग जो हैं वो ज्यादा जोखिम उठा सकते हैं, वो ज्यादा रिस्क एपेटाइट रखते हैं, तो वो ज्यादा रिस्कियर एसेट्स यानी इक्विटी में पैसा लगाएंगे। जो बड़ी हम्म। उम्र के लोग हैं या मिडिल इनकम के मिडिल एज ग्रुप हैं, जैसे मेरी उम्र 55 साल की है, तो मैं ना ही सीनियर सिटीजन हूँ ना ही एक मिलेनियल। युवा हूँ। तो मैं एक मिडिल एज व्यक्ति के कैटेगरी में आऊंगा। तो सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप 80 का आंकड़ा लीजिए, उसमें से अपनी उम्र निकाल दीजिए। अगर आप 25 साल के हैं तो 80 में से 25 निकाल दीजिए, बाकी बचेगा 55। हाँ 55% पैसा जो है अपनी रिस्की एसेट्स में डालिए और 45% पैसा जो है वो नॉन रिस्की एसेट्स में डालिए। और इक्विटी जो है वो रिस्की एसेट्स में गिना जाएगा। 45% जो है उसमें फिक्स्ड इनकम, गोल्ड और सिल्वर, 3 आइटम रहेंगे। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, जैसे आप किसी 65 वर्ष के व्यक्ति से बात करते हैं तो 80 में से 65 निकालेंगे तो 15% बचेंगे। ऐसे व्यक्ति को 15% पैसा इक्विटी में डालना चाहिए और बाकी का पैसा जो है वो गोल्ड, सिल्वर और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में रखना। ये आपने बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला बता दिया हमारे व्यूअर्स को कि 80 में से अपनी उम्र को डिडक्ट करिए और उसके हिसाब से अपना एसेट एलोकेशन करिए। आई थिंक हमारे व्यूअर्स को इससे काफी फायदा मिला होगा। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये एक डायनामिक आंकड़ा बनता है। जैसे जैसे आपकी उम्र होती है वैसे ये आंकड़ा बढ़ता घटता है। तो राइट। हर एक व्यक्ति को इससे एक आइडियल, एक सबसे जो उचित आपको निवेशक करना चाहिए वही आंकड़ा आपको मिले। राइट। सर आपका ऑयल और बाकी सभी कमोडिटीज पे क्या व्यू है? ऑयल का तो मतलब हम जैसे देख रहे हैं कि भारत में भी 100 के पार हो चुका है पेट्रोल, तो आपकी अभी आने वाले समय के लिए ऑयल और बाकी कमोडिटीज के लिए व्यूज? देखिए, विदेशों में ये हुआ है पिछले 1 से 1.25 वर्ष में कि जो अर्थव्यवस्था है कोविड की वजह से जिसमें काफी हानि पहुंची है, उससे निकलने के लिए बहुत सारे मुल्कों ने अपनी जो मुद्रा है वो छापी है, जिसे हाँ। अनबैक्ड करेंसी कहते हैं। राइट। तो नॉर्मली आप एक मुल्क जो है उतनी करेंसी छापता है जितना उसके पास सोने का जो है संग्रह होता है, उसे बैक्ड करेंसी कहते हैं या गोल्ड बैक्ड करेंसी कहते हैं। करेक्ट। लेकिन पिछले 15 महीनों में बहुत सारे मुल्कों ने अनबैक्ड करेंसी छापी है और ये पैसा जो है कहीं ना कहीं निवेश होना है, तभी जाकर इस पे मुनाफा कमाएंगे। हम्म। तो ये एक अंधी एक तेजी आई है, इसे मैं अंधी तेजी कहूंगा क्योंकि बगैर सिर पैर के बहुत सारी चीजें चली। इससे उठक पटक, जिसे हम वॉलेटिलिटी कहते हैं, वो बहुत बढ़ जाएगी और कच्चे तेल में भी यही होगा। और सऊदी अरब के साथ साथ रशिया और बहुत सारे जो मुल्क हैं, ओपेक के समूह के मुल्क हैं, वो चाहते हैं कि कच्चे तेल का दाम बढ़े क्योंकि उनसे उन्हीं को फायदा है जो एक्सपोर्ट करते हैं इस कच्चे तेल और नेचुरल गैस को। अब सट्टा वहां भी जम रहा है। तो मुश्किल की बात यह है कि भारत जैसे देश में जहां ज्यादा से ज्यादा तेल और गैस जो है वो बाहर से आती है, हम इम्पोर्ट। अपनी हाँ। ऑयल और गैस इतनी ज्यादा उत्पाद नहीं कर सकते हैं। तो महंगाई जो है भारत में आने वाले कुछ महीनों में और भी बढ़ेगी और हमारी कठिनाई पेट्रोल पंप पे और भी शायद बढ़ सकती है। ये अंतरराष्ट्रीय वजह है, इसे हम खुद कुछ नहीं कर। सर बाकी कमोडिटीज पे जैसे मेटल्स हुआ, एल्यूमिनियम, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, यहाँ पर दो तरीके के आपको ओपिनियंस मिलेंगे। एक गुट ऐसा है जो कहता है कि धातुओं के दाम में सुपर साइकिल आई, हाँ यानी हाँ। आने वाले कुछ वर्षों में ये दाम जो है इसी तरह बढ़ते रहेंगे। एक गुट ऐसा है जो कहता है कि तेजी तो आई है लेकिन ये सिर्फ तेजी का माहौल है, ना कि एक सुपर साइकिल। अब मैं आपको बता दूं कि सुपर साइकिल कैसे होता है। सुपर साइकिल तब होता है कि जब धातुओं के खरीदार बेचने वाले के दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक दें कि भाई आप दाम बढ़ाते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे माल दीजिए, हम्म। मुझे धातु दीजिए, किसी भी दाम पर दीजिए। और तेजी वो होती है कि जब दाम तो ऊपर जाते हैं लेकिन बीच बीच में मुनाफा वसूली भी आती है।
अब आप अंदाजा लगा सकती हैं कि पिछले 2 या 3 दिनों में आपने देखा होगा कमोडिटी बाजारों में कॉपर में नीचे के सर्किट लगे हैं। हाँ आप किसी निवेशक से पूछ लिए कि पिछले 4-5 दिन में हिंडाल्को के शेयर की क्या हालत है, तो वो 400 से बढ़कर 370 के नीचे लुढ़क गया है। टाटा स्टील की भी वही हालत है। तो तेजी का माहौल बना है, सट्टा जमा है, जैसा मैंने कहा। अंधी जो एक रैली आई है वो धातु में भी आ गई है, क्योंकि पैसा इतना छप गया है कि किसी न किसी बाजार में तो उसे निवेशित होना ही है। और दिक्कत ये है कि बाहरी मुल्कों में जहां अनाज और खाने के जो कमोडिटीज हैं वो भी कमोडिटी एक्सचेंजेस में ट्रेड होते हैं, हाँ ये सिस्टम वहां भी पहुंच गया है। और यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसी है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उनका ये मानना है कि खाने की जो महंगाई है, खाद्य पदार्थों की महंगाई है, वो यहाँ से और 20% बढ़ सकती है कुछ मुल्कों में। तो ये सट्टा जो इन चीजों में हो रहा है ये ठीक नहीं है, लेकिन हो रहा है, इसको रोका नहीं जा सकता। राइट। तो जैसे कि हमने देखा कि पिछले साल गोल्ड ऑल टाइम हाई पे था, तो अभी आने वाले ये साल के लिए आपका गोल्ड पर क्या व्यू है? मुझे सोने और चांदी दोनों में तेजी नजर आती है। हालांकि उठक पटक इनमें भी होगी। जिस तरह से आप शेयर बाजार में शेयरों के दाम ऊपर नीचे देखते हैं, वैसे गोल्ड और सिल्वर, सोने और चांदी के दाम में भी उठक पटक होगी। हाँ हाँ। अगर आप इस वर्ष की बात करते हैं, यानी कैलेंडर ईयर सन 2021, तो मुझे लगता है 77,000 कुछ 100 रुपए जो चांदी ने ऑल टाइम हाई बनाया था पिछले वर्ष अगस्त में, अगर मेरी हाँ याददाश्त ठीक चल रही है, तो उस आंकड़े को हम ना सिर्फ छू पाएंगे बट शायद उसे पार भी कर पाएंगे। okay. जहां सोने के दाम का सवाल है, जो सर्वोच्चतम स्तर इसने छुआ था पिछले अगस्त में, हाँ वो आने में शायद थोड़ा ज्यादा समय लगे। इनमें फर्क ये है कि सोना जो है वो एक निवेश का एक जरिया है, जबकि चांदी जो है वो आपके सोलार सेल में लगती है, 5G मोबाइल फोन जो आने वाले हैं उनमें लगती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आपकी चलती हैं उनमें चांदी के वायरिंग हार्नेसेस वगैरह, माइक्रोचिप्स वगैरह लगेंगी। तो चांदी ना सिर्फ एक प्रेशियस मेटल है बल्कि एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तो अगर आप देखें, ऑल टाइम हाई, सर्वोच्चतम हाई जो आएगा वो शायद चांदी में पहले आएगा, सोने में बाद में आएगा। लेकिन दोनों ही धातुओं के लिए अभी से लेकर सन 2022 के दिसंबर तक अच्छी खासी रैली आनी चाहिए, अच्छी खासी बढ़त आनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और हर निवेशक को 15 से 20% पूंजी जो अपनी है वो सोने और चांदी में लगानी चाहिए। सर, जो जैसे आपने बताया कि बाजारों में कमोडिटी हो या इक्विटी बाजार हो, सब में ही उठापटक चल रही है, वोलेटिलिटी चल रही है, तो आपके हिसाब से क्या मार्केट एक करेक्शन की ओर जा रहा है? अब देखिए, करेक्शन दो तरह के होते हैं। एक तो होता है प्राइस वाइज करेक्शन, जब दाम गिरते हैं, हाँ और दूसरा होता है टाइम वाइज करेक्शन, जब बाजार सपाट हो जाते हैं। थोड़ी बहुत ऊंच नीच उनमें होती है, लेकिन काफी समय तक दाम ज्यादा ना बढ़ते हैं ना घटते हैं। अगर बाजार में बहुत तेजी का माहौल बनता है और ये तेजी कायम रहती है, तो ये मेरा मानना है कि दाम शायद बहुत ज्यादा ना घटे, लेकिन 2-4 हफ्तों से लेकर 2-3 महीनों तक सपाट चले, तो ये हो जाएगा आपका टाइम वाइज करेक्शन। लेकिन अगर दामों में गिरावट आना शुरू हो जाती है, खास करके तब जब एक खुदरा निवेशक, एक लघु निवेशक जो है या लघु कारोबारी जो है, जिनकी ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स में आप देखेंगे तो कल रात तक स्टॉक फ्यूचर्स में 8,50,000 लॉट्स की ओपन इंटरेस्ट सिर्फ रिटेल सेगमेंट की रही है। ये पिछले कुछ 6 या 7 सत्रों में, ट्रेडिंग सेशंस में 9.5 लाख लॉट से घटकर 8.5 लाख लॉट तक आई है। अगर इसी रफ्तार से एक खुदरा निवेशक, एक रिटेल ट्रेडर जो है, वो अपनी पोजीशंस इसी तरह हल्की करती रहा, तो शायद प्राइस वाइज करेक्शन भी आ जाए, यानी कि दाम भी टूटने लगे। अगर इससे ज्यादा इनकी ओपन इंटरेस्ट नहीं घटती है तो टाइम वाइज करेक्शन आएगा,
और पोजीशन घटती है तो शायद प्राइस वाइज करेक्शन भी आएगा। हमें रोज आंकड़ों पे ध्यान रखना चाहिए, उन पे ध्यान देना चाहिए कि आंकड़े कैसे हैं। बिल्कुल सर। सो आपसे बात करके हमें कमोडिटी, करेंसी और इक्विटी सबके बारे में काफी नॉलेज मिला, काफी ज्ञान मिला। हमारे लिए समय निकालने के लिए मैं हमारे व्यूअर्स और IIFL की तरफ से आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सर।